Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रियम्बल है हमारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमारी प्रियम्बल जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, क्या उसको जो है हम लेजिस्लेट कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू जो है उसको लेजिस्लेट करवा सकते हैं या नहीं, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए प्रियम्बल जो है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको रखा गया था। उसके बाद देखिए प्रियम्बल का जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है, जो इसको एक तरीके से इंट्रोडक्शन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे भी किसी भी जो है कोई भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर उसकी कुछ इंट्रोडक्शन का जो एक पेज दिया होता है, तो आप देख सकते हैं कि उस बुक के बारे में जो भी उस बुक के अंदर लिखा गया है उसके बारे में जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया होता है। तो इसी तरीके से जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन की तरह काम करती है। तो देखिए एन पालकीवाला ने जो है इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बताया गया है, आईडी कार्ड बोलते हैं जिसको हम। तो देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अडॉप्ट किया गया था और फिर पास किया गया था। उसी के बेस पर इसके अंदर से कुछ प्रोविज़न निकाल कर हमने क्या किए, प्रियम्बल के अंदर रख दिए गए और उसी के ऊपर जो है प्रियम्बल बेस्ड है। तो देखिए ये जो है एक बार अमेंड किया जा चुका है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको अमेंडमेंट किया गया है और इसके अंदर 3 प्रोविजंस जो है ऐड किए गए हैं, 3 वर्ड्स जो ऐड किए गए थे। तो देखिए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हमने अपने प्रियम्बल के अंदर 1976 के अंदर ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रियम्बल है उसका टेक्स्ट दिया गया है कि प्रियम्बल को एज इट इज़ किस तरीके से जो है रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of the thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of the status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of the November 1946 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो देखिए ये एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पावर कहाँ से मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के जो लोग हैं अपने आप को ये चीज़ें जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये पावर जो है कहाँ से आ रही है, हमारे लोगों के अंदर से ही आ रही है। इंडिया का जो हमारा जो कंट्री है उसकी नेचर के बारे में बताया गया है। तो देखिए हमारा जो कंट्री है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इसके साथ साथ लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी किस चीज़ की, थॉट्स की, आपके थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की आपको लिबर्टी दी गई है कि आप जैसे चाहे अपने थॉट्स रख सकते हैं, आपके कोई भी बिलीफ्स हो सकते हैं, फेथ हो सकते हैं, आप किसी की भी वर्शिप कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको इक्वलिटी दी गई है, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और पैटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है, और इंडिविजुअल की डिग्निटी का ध्यान रखने की बात की गई है, और नेशन की क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, इसको अडोप्ट किया, अनेक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने लोगों ने खुद दिया है। तो ये एक तरीके से जो है पूरा का पूरा निचोड़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसके अंदर रखा गया है। अब देखिए कि हमारी प्रियम्बल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, वो क्या क्या है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी आती कहाँ से है। ये अथॉरिटी जो है लोगों से ही आती है, यानी लोग ही क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, उन्हीं के लिए जो है फिर कानून बनते हैं, रूल्स बनते हैं और उनके लिए जो है उनकी भलाई के लिए ही काम किया जाता है। तो इसका जो सोर्स है, पावर का जो सोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है, लोगों से ही आ रहा है। अब देखिए नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, ये मैंने आपको बता दिया। सोवरेन है हमारा कंट्री, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके ऑब्जेक्टिव हैं।
और डेट ऑफ अडोप्टेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये 26 नवंबर 1949 है। अब देखिए इसके अंदर कुछ की वर्ड्स जो हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, जो कि प्रियम्बल के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं इनका हम मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो है किस चीज़ को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉवरेन के बारे में। तो देखिए हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो क्या है, सोवरेन। सोवरेन मतलब अपने जो है डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। ये फ्री टू कंडक्ट ऑफ इट्स अफेयर, यानी कोई इंटरनल मैटर, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन जो है इसको क्या नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये जो है इंडिया, जो इंडियन स्टेट है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, अपने डिसीजन लेने के लिए ये क्या है, स्वतंत्र है। अब देखिए अगर इंडिया की मेंबरशिप है जो कि यूएन के अंदर है, यूएनओ के अंदर, हालांकि यूएनओ के अंदर कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं, वो भी जो इंडियन पार्लियामेंट है अगर उसके लिए सहमति देती है तो ही वो इंडिया के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो भी डिसाइड किया गया है इंडिया उसको अप्लाई करे। हालांकि इंडिया जो है यूएन का मेंबर है, तो इससे जो है इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही 1949 के अंदर इंडिया ने अपने आप को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अंदर मेंबरशिप जो है वो ली थी। 1949 के अंदर मेंबरशिप जो है ज्वाइन की थी कॉमनवेल्थ की, जिसके अंदर जो है ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ का हेड माना गया था। लेकिन उसका भी इंडिया की सोवरेनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इंडिया के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इंडिया जो है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो इसलिए जो है इसका ध्यान रखें कि इस तरह की मेंबरशिप अगर ले ली जाती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती। आगे देखिए सोशलिस्ट वर्ड, ये जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1946 के अंदर ऐड किया गया। इसको सोशलिस्ट जो है कंटेंट वो हमारा डीपीएसपी के अंदर शो किया गया है कि हमारा कंट्री जो है वो हर एक जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करेगा। तो इस तरीके की प्रोविज़न जो है वो हमारी इसके अंदर किए गए हैं। तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा भी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडोप्ट किया गया था अवधि सेशन के अंदर इन 1955 के अंदर क्या किया गया था, सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का उसको अडोप्ट किया। जो इंडिया का सोशलिज्म है वो किस टाइप का है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब देखिए सबसे पहले हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है इसको स्टेट सोशलिज्म भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको क्या कर दिया जाए, उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में चले जाएं और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, अबोलिश कर दिया जाए। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, वो सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी होगी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। ये क्या कहलाता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो हमारे इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है, हम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर स्टेट सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, देखिए इसके अंदर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि इसके अंदर जो है जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के हाथ में भी है और प्राइवेट लोगों के हाथ में भी है, तो दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। तो इस तरीके से जो इंडियन पॉलिटी है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब देखिए जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो क्या करता है, वो एंड करेगा पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को एंड करेगा, डिजीज जो है और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसको एंड कर देगा। अब देखिए इंडियन सोशलिज्म ब्लेंड है किसका, इंडियन सोशलिज्म के अंदर जो है मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का ब्लेंड मिलता है, दोनों का मिक्सचर मिलता है। अब देखिए लेकिन ज़्यादातर किसकी तरफ झुका हुआ है, ये ज़्यादा झुका हुआ है गांधीयन सोशलिज्म, यानी जो गांधी की जो फिलोसफी थी वो जो है इसके अंदर ज़्यादा मतलब मिलती है, उनका व्यू ज़्यादा मिलता है। अब देखिए बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, इसने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट किसको कर दिया, जो हमारा सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था, यानी हमारी कंट्री जो है क्या है, सोशलिस्ट है,
तो उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा आ गई, एलपीजी रिफॉर्म जो है वो आ गई। अब बात करते हैं सेक्युलर वर्ड के बारे में। देखिए सेक्युलर वर्ड है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर जो है ये स्टार्टिंग में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 के अंदर कहा कि जो सेक्युलर स्टेट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो कंट्री का और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था कि सेक्युलर स्टेट को एस्टेब्लिश करना है। हालांकि एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर कुछ प्रोविज़न ऐसे डाले गए थे जिससे ये पता लगता है कि हमारी कंट्री का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो नेचर है वो सेक्युलर टाइप का है। वो कैसे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं, और ये आर्टिकल क्या करते हैं, गारंटी करते हैं, फंडामेंटल राइट दे देते हैं सिटीजन्स को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, और स्टेट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यही तो है सेक्युलरिज्म। और इसको जो है वर्ड के थ्रू मेंशन नहीं किया गया था कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है। इसको फिर 42nd जो अमेंडमेंट 1976 में हुई थी उसके अंदर जोड़ दिया गया था अलग से। तो देखिए इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब है कि ये सभी रिलीजन को सपोर्ट करता है, सेम स्टेटस देता है उनको, सेम हर एक रिलीजन को सपोर्ट करता है, ना कि किसी एक रिलीजन को स्पेशली जो है कोई भी महत्व देता है। तो इसके अंदर सारे के सारे रिलीजन जो है वो हमारी कंट्री के द्वारा जो है सपोर्ट किए जाते हैं, ना कि एक स्पेशल रीजन। तो ये क्या है, इसका सेक्युलर कैरेक्टर है, और स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। जो पीपल है, जो सुप्रीम पावर है वो हमारी लोगों के हाथ में है। तो देखिए डेमोक्रेसी मेनली जो है 2 टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। तो देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो रूल करते हैं, वही उसके अंदर सुप्रीम होते हैं। इसके अंदर कोई जो है गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, जो डायरेक्टली जो लोग होते हैं वही इसके अंदर रूल करते हैं। और ये जो है मेनली स्विट्जरलैंड के अंदर फॉलो की जाती है। स्विट्जरलैंड जो है कंट्री, उसके अंदर यही डेमोक्रेसी जो है फॉलो की जाती है। अब देखिए ये जो है इसके लिए 4 डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें 4 डिवाइस यूज़ किए जाते हैं कि कैसे रूल करने हैं। तो उसके लिए 4 डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम रेफरेंडम होता क्या है। देखिए रेफरेंडम के अंदर क्या होता है कि जो भी कुछ लॉ जो है क्या करते हैं, वो लोगों के सामने रखते हैं कि आप जो है इनके ऊपर क्या करें, वोटिंग करें। यानी एक जो है लॉ रख दिया जाता है और लोगों से पूछा जाता है कि आप इसके ऊपर वोटिंग करें कि आप इस लॉ को कंट्री में लेकर आना चाहते हैं कि नहीं लेकर आना चाहते हैं। अगर ज़्यादातर लोग यानी 50% से ऊपर लोग अगर उसको फेवर करते हैं तो उस लॉ को अप्लाई कर दिया जाता है। अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये कहलाता है रेफरेंडम, यानी लोगों से उनकी मर्जी जानी गई है कि आप जो है इसके ऊपर वोट करें। अगर आपको लगता है कि ये जो लॉ है वो आपकी कंट्री में फॉलो होना चाहिए तो आप उसके लिए यस वोट करें, और अदरवाइज नो। तो उसके बेस पर जो है लॉ बनाया जाता है। अब इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव के अंदर होता है कि लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हमारी कंट्री में ये लॉ होना चाहिए। और जब वो लोग जो है इसको डिसाइड करते हैं कि ये लो जो हमारी कंट्री में पास होना चाहिए, तो ये जो ऑफिशियल्स होते हैं जो इनके द्वारा रखे गए हैं कि ये जो है इसको बनाकर सबके सामने रखें, तो ये जो है प्रपोज करते हैं। जो पीपल होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, वो प्रपोज करते हैं कि हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, इस मैटर से रिलेटेड ये लॉ बनने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, फिर इसको आगे प्रोसीजर करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सारे के सारे लोग जो है लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिकॉल, अगर उनको लगता है कोई भी जो ऑफिशियल है जिसको उन्होंने रखा है ऊपर अपॉइंट किया हुआ है वो अपना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उनकी टर्म पूरा होने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इनको क्या कर दिया जाएगा, उसी टाइम पे उनको उनका जो पीरियड है उनको पूरा होने से पहले ही, अगर मान लिया 5 ईयर्स के लिए किसी को इलेक्ट किया गया है, अगर वो 5 ईयर्स
से पहले अगर लोगों ने देखा कि ये जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या कर देते हैं, 5 ईयर पूरा होने से पहले उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको रिकॉल कर लिया जाता है। आगे देखिए प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट के अंदर क्या होता है कि लोगों से व्यू मांगे जाते हैं, लोगों के जो है व्यू मांगे जाते हैं कि आप जो है एक ये मैटर स्पेशल मैटर है, आप इसके ऊपर व्यू दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस आप चाहते हैं। तो इसमें लोग क्या करते हैं, वो अपने सजेशन रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, अपने सजेशन रखते हैं और उसके बेस पर जो है लॉ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से 4 डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम अपने एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर वो उसके बाद जो है हमारे लिए लॉ बनाते हैं। आप डायरेक्टली लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, तो आपकी जगह पर कौन करते हैं, आपके द्वारा जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारी तरफ से क्या करते हैं, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो हमारी कंट्री के अंदर फॉलो की जाती है। तो देखिए जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये भी 2 टाइप की हो सकती है, या तो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और जो यूएसए है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो काम को करने वाले होते हैं, वो लेजिस्लेचर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, यानी वो कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी गलत काम अगर वो करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए उनको जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इस सिस्टम को फॉलो किया गया है। अब देखिए जो हमारा जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया उसके नेचर को डिफाइन करने के लिए, तो ये कौन कौन से प्रोविजन इसके लिए है। देखिए एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी जितने भी एडल्ट लोग हैं जो 18 ईयर से ऊपर हैं, 18 ईयर जो अटेन कर चुके हैं एज, तो वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक नेचर को डिफाइन करता है। इसके साथ साथ पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता आपके किसी भी रेस के आधार पर, या आप गरीब हैं, अमीर हैं, या कोई भी आपका कोई भी रिलीजन है या कोई भी सेक्स है, तो उसकी बेस पर आपके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता। आप क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी ऑफिस के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या दिखाता है, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को दिखाता है। देखिए इसको जो है ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया जाता है, न केवल जो है यहाँ पर पॉलिटिकल, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। पॉलिटिकल हमने देख लिया, जो हमारे फंडामेंटल राइट के थ्रू हमें प्रोवाइड की गई है। सोशल और डेमोक्रेसी जो है, सोशल और इकोनॉमिक हमारे DPSP के थ्रू जो है प्रोवाइड की गई है। इसको आप, तो ये हमारे DPSP के थ्रू क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। आगे देखिए रिपब्लिक जो वर्ड है वो दिखाता है, देखिए जो हमारी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी जो हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक नेचर है, यानी लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक। तो हमारी कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, रिपब्लिक, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब देखिए मोनार्की के अंदर क्या है, जो स्टेट का जो हेड होता है ना, कंट्री का जो हेड है वो क्या है, वो क्वीन या किंग है, और वो वहाँ पर क्या होता है कि हेरिडेटरी पोजीशन होती है, यानी किंग का जो सन है या उसकी जो डॉटर है वही क्या बनते हैं, किंग और क्वीन बनते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है वो ब्रिटेन के अंदर फॉलो की जाती है। तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, मोनार्की, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई राजा नहीं है, यहाँ पर कोई राजा का लड़का ही जो है राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है, रिपब्लिक। USA के अंदर भी यही किया जाता है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। उसका पीरियड खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट जो उनको एलिजिबल लगता है उसको किया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोनार्क चाहे एलिजिबल है नहीं है, उसको क्या रखा जाता है, हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो देखिए टर्म रिपब्लिक जो है वो इंडिया के लिए यूज़ की गई है, यानी इंडिया जो हमारा रिपब्लिक कंट्री है। तो यहाँ पर देखिए हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जो कि 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए रिपब्लिक जो है इसके लिए टू और थिंग हैं जो इसको और अच्छे से डिफाइन करती हैं रिपब्लिक टर्म को। एक तो है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में। लोग ही अपना क्या करते हैं, अपना जो भी स्टेट का हेड है उसको चुनते हैं, ना कि सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में, जैसे कि किंग के हाथ में। सारी की सारी पावर किंग के हाथ में नहीं होती, यहाँ पर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। लोग चाहें तो प्रेसिडेंट को या किसी को भी जिसको वो नहीं चाहते उसको हटा सकते हैं, गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। अब देखिए सेकंड के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिया जाता किसी भी क्लास को। सारे के सारे ऑफिस, पब्लिक ऑफिस जो आपके लिए ओपन है, आप जो है बिना विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन को उनका क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ओपन है हर एक सिटीजन के लिए। आप चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर आप उस एज को अटेन कर चुके हैं और आप सारी की सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप किसी भी जो ऑफिस के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पब्लिक ऑफिस है वहाँ पर अपने जितने भी काम करवाने हैं आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप वहाँ पर जाकर अपने काम करवा सकते हैं। अब प्राइवेट जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आपके बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी तरीके से जो है ये क्या है, एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं जस्टिस के बारे में। देखिए जस्टिस जो है थ्री फॉर्म है यहाँ पर जस्टिस के दिए गए हैं। एक हमारी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये किसके द्वारा इंश्योर की जाती है, फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है हमारे उनके द्वारा इंश्योर की जाती है। तो देखिए जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो मेनली हमारी फंडामेंटल राइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सोशल और इकोनॉमिक की बात करें तो हमारा इसके अंदर आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल। अब देखिए सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट करना है हर एक सिटीजन के साथ विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। आपको किसी के साथ भी जो है बुरा बर्ताव नहीं करना है उसकी कास्ट के आधार पर, अगर उसकी कास्ट कोई अलग है, कलर, रेस, रिलीजन एंड सेक्स और सो ऑन, यानी आप किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर प्रिविलेजेस की अब्सेंस होगी। आपको जो है अगर कोई रिच पीपल है या कोई फेमस पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलग से कोई भी प्रिविलेजेस दिया जाएगा। तो हर एक को जो है ये प्रिविलेजेस अगर होंगे तो वो सबके लिए होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो किसी के लिए नहीं होंगे। चाहे वो जो है सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो जो है बैकवर्ड सेक्शन हो, SC ST OBC या कोई भी वीमेन वगैरह हो, तो उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। देखिए इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर बात की गई है कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब चाहे उसके पास कितना भी पैसा है, वेल्थ है, इनकम है या प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और सोशल में हमने देखा था रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और इकोनॉमिक के अंदर हमने देखा वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी यानी जो मनी है उसके बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर हम सोशल और इकोनॉमिक दोनों जस्टिस को मिला दें तो दोनों को कंबाइनली जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। कम्बिनेशन ऑफ दोज बोथ इज कॉल्ड क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। देखिए पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबको क्या देता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट देता है, यानी सबको जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट होंगे। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, पब्लिक ऑफिस तक आपकी एक्सेस हो सकती है, आप आराम से जो है आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। किसी गवर्नमेंट स्कूल में जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के अंदर जो है अपनी बात रख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए बारे में भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉलिटिकल जस्टिस भी दी गई है। देखिए जो आइडिया ऑफ जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमारा रशियन रिवॉल्यूशन से निकल कर आया है जो कि 1917 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कई बार यहाँ पर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी दिया जा सकता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन दिया जा सकता है या रशियन रिवॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि जो जस्टिस का आइडिया है वो रशियन रिवॉल्यूशन से निकल कर आया है। अब बात करते हैं लिबर्टी के बारे में। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, देखिए लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर अब्सेंस होगी कि आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए, या आप जो भी है जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिबर्टी है। तो आपको यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल आप जो है कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए आपके यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन भी होंगी। अगर आप जो है अनलिमिटेड रूप से अपनी लिबर्टी का यूज़ करेंगे तो इससे दूसरों की लिबर्टी अफेक्ट होगी, इसलिए जो इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी डाली गई हैं कि आप जो है इसको फ्रीली नहीं कर सकते।
देखिए यहाँ पर आपको क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, अपने विचार रखने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ फेथ क्या है आपके, वर्शिप करने की, सबकी आपको क्या है, लिबर्टी है, कर सकते हैं। थ्रू फंडामेंटल राइट के थ्रू ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, एनफोर्स किए जाते हैं। अब देखिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप जो चाहे वो करें। ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करने लग जाएं, किसी को मारने लग जाए, पीटने लग जाए। तो यहाँ पर जो है कुछ लिमिटेशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी लिबर्टी के ऊपर। तो देखिए, लिबर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट के अंदर और प्रियम्बल के अंदर जो दी गई है वो आपकी क्वालिफाइड है, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब इसको ऐसा नहीं है कि कर्टेल नहीं कर सकते। अगर आप जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं तो उसको कर्टेल किया जा सकता है, आपकी लिबर्टी को रोका जा सकता है। अगर मान लिया कोई नेशनल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, मान लिया जम्मू एंड कश्मीर में जो है इमरजेंसी लगा देते हैं और आप कहते हैं कि हमें तो घूमने जाना है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो वहाँ पर जो आपकी लिबर्टी को क्या किया जाता है, रिस्ट्रेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, यानी नॉर्मल कंडीशन में आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब देखिए, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये आइडिया हमारे जो प्रियम्बल के अंदर आए हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। जो जस्टिस वाला आइडिया था वो हमारा कहाँ से आया था, वो रशियन रिवॉल्यूशन से आया था, जो कि किसके अंदर था, 1917 के अंदर था। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जस्टिस वाला आइडिया जो है 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन से आया था। और यहाँ पर जो हमारे ये जो आइडिया है, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा की भावना, ये हमारा जो है कहाँ से है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 से लेकर 10 ईयर्स का जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर आया था। अब बात करते हैं इक्वेलिटी के बारे में। देखिए, इक्वेलिटी का मतलब है कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी आपको जो है स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। अगर आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप जो है कोई लीडर हैं, या कुछ और जो है मतलब किसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले जाएंगे। अगर आप एक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर जैसे जो पुअर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ही जो है एक रिच पर्सन ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए क्या है, प्रिविलेजेस की अब्सेंस है। और आपको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेंगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये कहलाती है इक्वेलिटी। और इक्वेलिटी भी हमारी किस किस फॉर्म में है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये तीनों। सिविक भी दी जाएगी आपको इक्वेलिटी, और पॉलिटिकल भी, और इकोनॉमिक भी। अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो सिविक इक्वेलिटी प्रोवाइड की गई है उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। देखिए, सिविक एक तरीके से जो सिटीजन्स को इक्वेलिटी दी गई है उसके अंदर देख सकते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, चाहे आप रिच हैं, पुअर हैं, लॉ के सामने आप क्या हैं, इक्वल हैं, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यह है आर्टिकल 14। चाहे क्राइम पुअर पीपल ने किया है या रिच ने किया है, उसको अगर जेल के अंदर रखना है, प्रिजन के अंदर रखना है, तो सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, ना कि जो है रिच को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आगे है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन होगा, रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका कोई भी रिलीजन है, कोई भी रेस है, कोई भी कास्ट, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो ये आर्टिकल 15 के अंदर दिया हुआ है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो देखिए, ये भी हमारा सिविक इक्वेलिटी प्रोवाइड करता है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये देखिए, ये भी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये आर्टिकल 16 के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और ये भी सिविक इक्वेलिटी है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत वगैरह जो चीज़ें की जाती हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, तो ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है। ये भी सिविक इक्वेलिटी, यानी जो दूसरे लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको भी बाकी जो सोसाइटी के दूसरे जो लोग हैं उनके इक्वल उनको ट्रीट किया जाए। अबोलिशन ऑफ टाइटल, आपके जो है ऊपर, चाहे आप IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, या कोई और अच्छी पोस्ट पे है, या कुछ और है, तो आप वहाँ पर जो है आप इन टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है अपने टाइटल्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 18 के अंदर। तो यहाँ पर भी सिविक इक्वेलिटी। आगे देखिए, 2 प्रोविज़न जो है जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी के लिए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने सिविक इक्वेलिटी देखी थी, अब पॉलिटिकल इक्वेलिटी के लिए 2 प्रोविज़न है। अब पॉलिटिकल इक्वेलिटी में क्या आता है, 1 देखिए, आर्टिकल 325 के अंदर क्या है कि आपको जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके बेस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स के बेस पर। सिर्फ एज के बेस पर आपको कर सकते हैं। अगर आपने आपकी एज जो है 18 ईयर से कम है तो आपको कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 18 ईयर से एज से ऊपर हो चुकी है तो आप जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आप जो है वोट दे सकते हैं।
तो वहाँ पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल किसके थ्रू है? आर्टिकल 325 के अंदर। इसके साथ साथ देखिए सेकंड के अंदर क्या बोला है कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज। तो इसके अंदर जो है जितने भी लोग 18 ईयर की एज अटेन कर चुके हैं वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन पोस्ट के लिए, इन इलेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो ये आर्टिकल 325, ये दो आर्टिकल है जो हमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी देते हैं। आगे देखिए ये इकोनॉमिक इक्वेलिटी से रिलेटेड है, डीपीएसपी। इसके अंदर बात किया आर्टिकल 39 के अंदर कि जो मैन और वीमेन हैं उनको इक्वल राइट है टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीमेन को कम पे करेंगे, मैन को ज़्यादा पे करेंगे। तो इस तरीके से उनको जो है इक्वल राइट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आती है? इकोनॉमिक इक्वेलिटी। अब बात करते हैं फेटर्निटी के बारे में। देखिए फेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना। ये फेटर्निटी, फीलिंग ऑफ फेटर्निटी जो है वो किससे डिफाइन की गई है? देखिए तो हमारी कंट्री के अंदर सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है, यानी जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इंडियन बोला जाता है। तो एक तरीके से ये जो है सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये सिटीजनशिप है, इस स्टेट की अलग है, इस स्टेट की अलग है। तो आपको यहाँ पर क्या दी गई है? सिंगल सिटीजनशिप इसीलिए दी गई है ताकि आप स्टेट वाइज डिवाइड ना हो जाएं, बल्कि एक कंट्री के अंदर जो है सभी मिलजुल कर रहें। तो इस तरीके से सिंगल सिटीजनशिप जो कि भाईचारे की भावना को बढ़ाती है, चाहे आप किसी भी एरिया से, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से आते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A के अंदर दी गई हैं, वहाँ पर भी बात की गई है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि आपने क्या करना है? प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है हार्मनी को और कॉमन ब्रदरहुड, सबके अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, रीजनल या सेक्शनल, कोई भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए फ्रेटर्निटी को डिफाइन करने के लिए अश्योर, मतलब जो फ्रेटर्निटी है वो दो चीज़ों को अश्योर करती है। अब ये दो चीज़ें क्या होगी? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप जो है भाईचारे की भावना रखेंगे, आप दूसरे रिलीजन का जो व्यक्ति है उसको भी क्या करेंगे? उसको भी सम्मान देंगे, उसको भी रिस्पेक्ट देंगे, तो उससे उसकी क्या बनी रहेगी? डिग्निटी बनी रहेगी। तो अगर आप भाईचारे की भावना होगी तभी तो वो यहाँ पर होगा। अगर आपके यहाँ पर फ्रेटर्निटी ही नहीं है तो आप दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? उससे जो है उसकी डिग्निटी हर्ट होगी, और साथ के साथ जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ नेशन भी हर्ट होगी। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो व्यक्ति आपके विरुद्ध हो जाएगा, तो वहाँ पर यूनिटी खत्म हो जाएगी नेशन के अंदर। अगर एक रिलीजन के व्यक्ति, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह के कितने सारे झगड़े होते हैं, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो हमारे कंट्री की क्या होगी? यूनिटी और इंटीग्रिटी भंग हो जाएगी। ऐसे ही कास्ट वाइज भी होता है, इस कास्ट के पीपल, इस कास्ट के पीपल, इस तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं न्यूज़ में, काफ़ी सारे जो केसेस आते हैं वो भी आप देखते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जो है एक दूसरे के जो धर्म और उनकी कास्ट वगैरह है उनका क्या करनी चाहिए? उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे और हमारे नेशन की जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी भी बनी रहे। तो देखिए इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर जो है इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, एक तरीके से जो नेशन की बात की गई थी वो दोनों तरीके की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल और दूसरी टेरिटोरियल। साइकोलॉजिकल जो आपके हमारे माइंड में है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रीजन के बेस पर डिवाइडेड है, आप कास्ट के बेस पर डिवाइड है, आप कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आगे टेरिटोरियल, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे को जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है कि हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं और हमारी एक ही जो है सिटीजनशिप है, और हमें फ्रेटर्निटी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस के बारे में। प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस है क्या? तो देखिए इसके अंदर जो है बेसिक जो फिलोसफी है और जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड की गई हैं, ये हम देख सकते हैं। पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, जिसके बेस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। अब देखिए इन्हीं के ऊपर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बेस्ड है। मेनली जो है जितने भी प्रोविज़न है हमारे, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, यही फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और यही बेसिक फिलोसफी है जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर भी दी गई है।
तो देखिए इसके अंदर जो है ग्रैंड एंड नोबल विजन दी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सोचती थी, जैसे उनकी थिंकिंग थी, जैसे उनके ड्रीम्स थे, एस्पिरेशन थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा होना चाहिए और हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, वो सारे के सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशन जो है वो सारे के सारे किसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल देने से क्या हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बेस है, जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जो भी आइडियल्स दिए गए हैं उसी की बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो एक तरीके से ये ड्रीम्स है और एस्पिरेशन है किसकी, जो हमारे फाउंडिंग फादर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए एक तरीके से ग्रैंड और नोबल विजन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी है, इन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, इज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस दैट वी थॉट इन और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, यानी जिसके बारे में हमने सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए और जिसके लिए हमने सपने लिए ड्रीम्ड इतने लंबे टाइम तक, उसको एक्सप्रेस करता है क्या, प्रियम्बल। तो हमने सोचा था कि हमारा इंडियन स्टेट ऐसा होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए हमने सपने लिए थे, जिसके हमने विचार किया था, तो प्रियम्बल क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो के.एम. मुंशी है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, होरोस्कोप है, होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा कंट्री है जो कि सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, उसका होरोस्कोप, होरोस्कोप मतलब राशिफल बोलते हैं जैसे हम, तो होरोस्कोप है। अब देखिए पंडित ठाकुर दास भार्गवा, इन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है काफ़ी मोस्ट प्रीसियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये की है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एक ज्वेल है, जैसे कि ये बोलते ना एक आभूषण के अंदर एक ज्वेल, एक रतन जो लगा दिया जाता है, तो ये ज्वेल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है, ये मेजर कर सकती है वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड है जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है, तो वो इसके थ्रू जो है आप मेजर कर सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके। आगे देखिए सर अर्नेस्ट बार्कर, इनके द्वारा बोला गया ये कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, यानी एक समरी टाइप जब आप बना देते हैं उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं, उनको निकाल करके अगर आप रख दी एक जगह पर रख दे, तो एक तरीके से वो क्या कहलाता है, उसका की नोट कहलाता है। एम हिदायतुल्ला, इनके द्वारा बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो रिजेंबल्स करती है डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट इट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन, यानी जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से क्या डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस किसकी, अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट है यानी यूएसए है, उसकी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन है, जो वहाँ की जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करती है। लेकिन जो हमारी प्रियम्बल है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी ये इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर करती ही है, उसके साथ साथ उससे भी कहीं ज़्यादा है, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो क्या करती है, ले डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कि हमारी पॉलिटिकल जो सोसाइटी है उसके पैटर्न को क्या करती है, दिखाती है। इट कंटेन सोलेमन रिजोल्व एंड विच नथिंग बट अ रिवोल्यूशन कैन अल्टर, यानी एक तरीके से जो पॉलिटिकल हमारी सोसाइटी होती है, जैसे उसको एक रिवोल्यूशन करके ही अल्टर किया जा सकता है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रियम्बल है उसके लिए एक तरीके से रिवोल्यूशन का ही काम करती है। तो यहाँ पर ये जो है एम हिमायतुल्लाह के द्वारा डिफाइन किया गया। अब देखिए प्रियम्बल जो है एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उनके बेस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की इन जजमेंट को हम देख लेते हैं। देखिए बेरुबारी यूनियन जो केस था 1960 के अंदर आया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मना कर दिया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया। आगे देखिए केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी जो अर्लियर जजमेंट दी थी उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे अगेन LIC ऑफ इंडिया का केस आया 1995 के अंदर, जिसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। अब देखिए जो प्रियम्बल है उसको कब इनेक्ट किया गया, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उसको रखा गया था प्रियम्बल को। लेकिन हमारे जो कंट्री के अंदर क्या हुआ कि पहले जो है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, उसके बाद जो है प्रियम्बल को रखा गया, प्रियम्बल को बनाया गया, और इसके लिए भी स्पेशल वोटिंग हुई। यहाँ पर कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ,
यहाँ पर कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, ऐसे ही इसको रख दिया गया। लेकिन हमारी जो प्रियम्बल है उसको अडॉप्ट करने के लिए भी यहाँ पर जो है वोटिंग की गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री के लिए जो प्रियम्बल है उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसको लास्ट में बनाने का रीज़न क्या था, प्रियम्बल को लास्ट में क्यों रखा गया, ताकि जो है कन्फर्मिटी बनी रहे किसके साथ, जितना भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके साथ। अगर मान लिया हमने प्रियम्बल को पहले डिसाइड कर दिया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या जो है उसके अंदर प्रोविज़न करते जा रहे हैं, और हमारी प्रियम्बल कुछ और बोल रही है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है, तो वो चीज़ एक तरीके से गलत हो जाएगी, तो वहाँ पे कन्फर्मिटी नहीं होगी। तो इस वजह से उस कन्फर्मिटी को बनाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसके बाद उसके अंदर से कुछ की वर्ड्स जो हैं वो लिए गए, की नोट्स लिए गए, तो उसके बेस पर जो हमारी प्रियम्बल को जो है डिज़ाइन किया गया। अब देखिए इसके अंदर 2 मेन थिंग्स हैं, ये देख सकते हैं कि जो प्रियम्बल है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। एक तरीके से लेजिस्लेचर की पावर नहीं है, वहाँ पर सोर्स ऑफ पावर नहीं है वो टू लेजिस्लेचर के लिए कि आप वहाँ उसको ध्यान में रखकर आप कोई भी लॉ बना देते हैं, या ये जो है आपको प्रोहिबिट करता है द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यानी इसके बेस पर आप जो है कोई भी मतलब इस तरीके का ये नहीं कह सकते कि आपको कोई भी पावर मिल जाती है लेजिस्लेट करने की प्रियम्बल के बेस पर। और इसके साथ साथ ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी ये ऐसा नहीं है कि आप प्रियम्बल के बेस पर बोल दे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और प्रियम्बल के अंदर तो ये दिया हुआ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है नॉन जस्टिशिएबल है। बाकी सारे प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो क्या है, वो जस्टिशिएबल है। DPSP हैं वो जस्टिशिएबल नहीं है, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी जस्टिशिएबल नहीं है। ओनली फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे जस्टिशिएबल हैं, जिनके लिए आप डायरेक्ट जो है एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा सकते हो। अब बात करते हैं प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, उसकी अमेंडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हुआ था केशवानंद भारती केस। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये मेनली जो है काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है इसके अंदर आए थे, और मेनली अगर हम बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड आया था वो भी इसी के अंदर निकल कर आया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें इस केस को। तो देखिए 1973 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविज़न किया गया कि क्या कर सकते हैं हम, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट, लेकिन आप बेसिक एलिमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें रिपब्लिक है, कहीं आप ऐसे ना कर दो कि ये नहीं हमें तो उसको मोनार्की बनाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वो उसका बेसिक एलिमेंट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डिक्टेटर बन जाएं, तो आप बेसिक एलिमेंट को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लोगों के हाथ से पावर छीन कर आप खुद जो है वहाँ पर डिक्टेटर बन जाए और वहाँ पर रूल करने लग जाए। तो ये है बेसिक एलिमेंट, मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप जो है छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बेरुबारी यूनियन जो कि 1960 के अंदर जो केस आया उसके अंदर बोला गया है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है कि आप जो है उसकी जो बेसिक फीचर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। यानी जो उसके अंदर बेसिक फीचर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मिटी रखती हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी तक जो है प्रियम्बल को ओनली एक बार जो है वो अमेंड किया गया, वो कि 1976 में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया था, इसको अमेंड किया गया था, जिसके द्वारा 3 वर्ड जो है वो हमारे प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये हमारे जो है 3 वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए थे। तो आई थिंक ये जो चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.